हेलो फ्रेंड्स, देखिए एवरी पासिंग सेकेंड, एवरी पासिंग मोमेंट दुनिया में हर तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हजारों घटनाएं होती हैं हर सेकंड्स में। कुछ इवेंट्स नए नए होते हैं, कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी कारण से, उनके बारे में चर्चाएं होती हैं। कुछ खास कंट्रीज़, कुछ खास जगह जहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। अब एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि अभी सोलोमन आइलैंड एक देश है जहाँ की अभी हाल ही में इलेक्शन हो रहा था, तो वो काफ़ी चर्चा में था। किस लिए था, वो कहाँ है, या फिर अभी इलेक्शन का सीजन है भारत में, तो ईवीएम और वीवीपैट इन सब की बात हो रही है हर दिन। लेकिन भारत में ईवीएम सबसे पहले कहाँ उसकी शुरुआत की गई, या फिर एक ट्राइब होता है टोटो ट्राइब, वो बहुत छोटा ट्राइब है, दुनिया का बहुत छोटा ट्राइब, बहुत कम पॉपुलेशन है उसकी, तो वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। या फिर मोआत्सु फेस्टिवल वो कहाँ होता है। हम लोग क्रिकेट हॉकी तो बहुत देखते हैं, लेकिन कैरम, कैरम भारत में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी खेला जाता है ये, तो उसकी अभी नेशनल चैंपियन विमेन है, वो कौन है। तो इन सब सारी बातों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और उसके बारे में कुछ अनसुलझे या अनछुए पहलू जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज है उसके आज के इस सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टोटो ट्राइब इज नेटिव टू विच स्टेट इन इंडिया। टोटो ट्राइब एक होता है भारत में, तो भारत के किस राज्य में है वो टोटो ट्राइब, किस राज्य का वासी है वो। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा या बंगाल। ये बंगाल में है। बंगाल में अलीपुर डिस्ट्रिक्ट है, अलीपुर द्वार एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट, जो कि भारत नेपाल और भूटान का बॉर्डर पर स्थित है। तो वहाँ एक गांव है तोतोपारा, तो वो तोतोपारा में टोटो ट्राइब रहते हैं। और आज उनकी आबादी कितनी है जानते हैं, सिर्फ 1600 बच रही है। और इनके कुछ यूनिक इनके कस्टम्स हैं, जैसे ये ट्राइब होते हुए भी ये हमेशा एक ही शादी करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है। ये दुनिया के सबसे स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन में एक मानी जाती है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल। अभी न्यूज़ में इसलिए भी था कि अभी चूंकि इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन में वहाँ कैसे ईवीएम्स जाएगी, वहाँ पोलिंग बूथ कहाँ बनेगा, इन सब सारी बातों पर बात हो रही थी कि कैसे सुदूर पूर्व के देशों में भी या जगहों में, गांव में पोलिंग बूथ पर हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स कैसे जाते हैं और कंडक्ट कराते हैं। तो इस बारे में ये चर्चा में था। तो टोटो ट्राइब बंगाल का नेटिव है, वहाँ अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, भूटान के बॉर्डर पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वॉज फर्स्ट टू यूज़ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किस राज्य में पहली बार भारत में ईवीएम मशीन को उपयोग में लाया गया या उसकी शुरुआत की गई। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पंजाब। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन का समय है, अभी 7 फेजेज में भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन। ईवीएम की काफ़ी चर्चा होती है हर समय, लेकिन ये सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई थी केरल में। ऑप्शन ए, ये केरल में हुआ था। केरल में परव्यूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ की 40 पोलिंग बूथ पर इसको 1982 में, 1982 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था। ऐसे तो जनरल इलेक्शन में कंट्री लेवल पर इसको 1994 में पहली बार एक तरह से यूज़ किया गया ठीक से, लेकिन ये पहली बार इस असेंबली इलेक्शन जो स्टेट का हुआ था केरल में, उसमें केरल के परव्यूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको यूज़ किया गया था। ऑप्शन ए, केरल। माउंट रुआंग इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी माउंट रुआंग के बारे में हम लोग हर दिन सुन रहे थे, काफ़ी चर्चा में था ये। तो किस देश में स्थित है ये, इटली, आइसलैंड, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो ये पहले जानिए कि ये न्यूज़ में किस लिए था। माउंट रुआंग, इसका सही जवाब है इटली, ऑप्शन ए। ये न्यूज़ में इसलिए था कि वहाँ पर अभी लगातार वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। सॉरी, ये इटली का मैं बता रहा हूँ, ये इंडोनेशिया में है रुआंग, इंडोनेशिया। यहाँ अभी हाल में
काफ़ी इरप्शंस हुए हैं, वोल्केनिक इरप्शंस। ये 5 वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं 17 अप्रैल से लेकर अभी तक, सिर्फ बड़े बड़े इरप्शंस हुए हैं। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि लगातार इरप्शंस हो रहे हैं, लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया हम लोग जानते हैं कि वहाँ वोल्केनिक इरप्शंस काफ़ी होते हैं, इटली में भी होते हैं, आइसलैंड में भी होते हैं। लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कोल टू इंडिया? भारत सबसे ज़्यादा कोयला किस देश से आयात करता है? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या साउथ अफ्रीका? तो भारत ऑस्ट्रेलिया से इसको सबसे ज़्यादा आयात करता है। अब आपको सुनकर ये ताज्जुब लगेगा, लगता है कि भारत में कोयला बहुत होता है। कोल इंडिया लिमिटेड है, बीसीसीएल, ईसीएल सब उसके अनुषंगिक इकाई हैं। तो सुनकर लगता है कि भारत में कोल काफ़ी होता भी है, कोल काफ़ी, लेकिन कोल का बहुत ग्रेड होता है। कोई बहुत अच्छे ग्रेड के कोल होते हैं, कोई थोड़े निम्न कोटि के होते हैं। तो भारत में बहुत अच्छे ग्रेड के कोल कम होते हैं, कोयला। तो भारत को अपने थर्मल प्लांट्स के लिए अब बहुत काम के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आज के डेट में भारत ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। भारत का 59% टोटल इंपोर्ट जो है, उसका 59% भारत ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। पहले ये रसा उससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया हो गया है 59%। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTT? OTT हम लोग हर दिन सुनते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर ये नेटफ्लिक्स, G5 तरह तरह के आते रहते हैं कि ये सब OTT प्लेटफॉर्म पर आप देखिए। लेकिन OTT हम लोग बातचीत में हमेशा सुनते हैं, OTT का फुल फॉर्म है क्या? OTT फुल फॉर्म इसका क्या होता है? वन टाइम ट्यून, ओवर द टॉप, वन टू टोटल या ओवर टू टास्क? तो इसका सही जवाब है ओवर द टॉप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज टू राइट पोएट्री विद द पेन नेम एज हिंदी? हिंदी के छद्म नाम से कौन अपनी कविताएं लिखा करते थे? साहिर लुधियानवी, महादेवी वर्मा, अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी या रामधारी सिंह दिनकर? देखिए, जो कवि होते हैं वो अपने बहुत एक पेन नेम लिखते हैं, निराला, और भी बहुत। आप जब भी जाएंगे पोइट्री के हिस्ट्री में तो अधिकतर लोग कोई छद्म नाम से लिखते थे। तो ये जो हिंदी नाम से लिखते थे, ये इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। ये सुनकर आपको ताज्जुब हो रहा होगा। ये अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी कौन है? ये ईरान के एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। 1979 में, जबकि आप में से बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय तक ईरान और अमेरिका बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ईरान का राजतंत्र था रजा शाह पहलवी, तो उनके अगेंस्ट में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को लीड किए थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, जो धर्मगुरु थे वहाँ के। वहाँ 400 दिन तक अमेरिकन एम्बेसी को तेहरान में उन लोगों ने बंधक बना कर रखा था। काफ़ी बड़ा न्यूज़ था ये, लगातार न्यूज़ होते रहता था। उसके बाद से ईरान और अमेरिका का रिलेशन ख़राब हुआ और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। तो वो जो नेता थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, वो उनका रूट जो है वो भारत था। वो उनके दादा परदादा भारत के थे, और ये अपना छद्म नाम जो इनका पेन नेम था, ये कविताएं लिखते थे, उसमें वो लिखते थे हिंदी नाम यूज़ करते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मुआत्सू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? हर स्टेट में तरह तरह का फेस्टिवल होता है, तो उसी में से एक मुआत्सू फेस्टिवल है। वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है साल में? उत्तराखंड, नागालैंड, केरला या उड़ीसा? तो ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड में हर साल मनाया जाता है, और इस साल इसको 1 मई से 3 मई के बीच में मनाया जाएगा। इसीलिए अभी हाल में न्यूज़ में था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हु रिसेंटली वन द नेशनल वीमेंस कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? जैसा हमने शुरू में ही कहा कि हम लोग क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तो बहुत देखते हैं, सुनते हैं। कैरम जो कि भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल है, भारत सिर्फ नहीं, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में काफ़ी प्रोमिनेंट, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, ये सब देशों में ये काफ़ी खेला जाता है कैरम। अभी भी पुराने क्लब में आप जाइएगा, वहाँ देखिएगा लोग बहुत छोटा स्पेस में ये 2 आदमी या 4 आदमी मिलकर खेल सकते हैं।
तो गांव में, क्लब्स में ये बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं आता है, बहुत सस्ता गेम है। तो ये भी भारत की नेशनल वीमेंस कैरम टाइटल 12वीं बार किस खिलाड़ी ने जीता है? रश्मि कुमारी, दिव्या सेठ, के नागा जोठी या स्निग्धा मोहन? तो ये 12वीं बार जीतने वाली खिलाड़ी हैं रश्मि कुमारी। इन्होंने 12वीं बार जीता है इसे। ये बिहार के रहने वाली हैं और ऑल टाइम जो ग्रेट कैरम प्लेयर्स वर्ल्ड में माने जाते हैं ना, उसमें इनका नाम है। मारिया इरुदयम भारत की एक बहुत नामी कैरम खिलाड़ी हुई हैं। श्रीलंका के निशांतो फर्नांडो, वो बहुत नामी खिलाड़ी हुए हैं। के श्रीनिवास भारत के, वो भी बहुत नामी खिलाड़ी हुए हैं। तो ये सब कैरम के बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं और रश्मि कुमारी ने 12वीं बार इसको जीता है। ऑप्शन ए। व्हाट इज गाइया BH3 रिसेंटली सीन इन द न्यूज? गाइया GAIA-BH3 अभी हाल ही में न्यूज़ में था ये काफ़ी। तो ये क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन एक है, न्यू एक आइलैंड मिला है, या एक सैटेलाइट उपग्रह है, या मैसिव स्टेलर ब्लैक होल है? तो इसका सही जवाब है मैसिव स्टेलर ब्लैक होल। ब्लैक होल हम लोग जैसा जानते हैं, या आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक होल क्या होता है, एक तरह से समझिए डाइंग स्टार एक तरह से ब्लैक होल बन जाता है। वहाँ पर से जो भी चीज़ पार होता है ना, उसके आसपास उसका गुरुत्वाकर्षण में जो आता है उसी में अब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ तक कि उससे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता है, और धीरे धीरे वो अपने आसपास की चीज़ों को खाता चला जाता है। तो उसमें स्टार्स, सन्स सभी समाते चले जाते हैं। तो ये एक मैसिव स्टेलर ब्लैक होल है जो कि अभी हाल में इसका खोज किया गया है। ये गैलेक्सी जो हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें ये सबसे बड़ा मिला है ब्लैक होल। इसका नाम है गाइया BH3। इसका मास आप समझ लीजिए कितना बड़ा है। ये हम लोगों का सोलर सिस्टम में जो सन है, सूर्य, उसका भी 33 गुना ये ज़्यादा है, और वो हर दिन उसका साइज बढ़ते चला जा रहा है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, एक बहुत बड़ा खोज था। ब्लैक होल सुन के हम लोग अंदर से थोड़ा डर भी जाते हैं कि पता नहीं कुछ दिनों बाद पृथ्वी का भी हंस रही होगा, पृथ्वी भी किसी ब्लैक होल में समा जाएगी क्या। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन वो मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अवे, अभी तो होने की कोई संभावना नहीं है। ऑप्शन डी। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? भारत में सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किन्होंने की? राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले या महात्मा गांधी? तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये अपने आप में एक सोशल रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, खासकर लेडीज़ और डाउन ट्रॉडन क्लास जो थे उनके लिए बनाया गया था। और ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ये काफ़ी एक्टिव था। ये उसी समय इसको बनाया गया था, स्थापना की गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सोलोमन आइलैंड्स इज इन विच कंटिनेंट? सोलोमन आइलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? अभी हमने शुरू में बताया कि सोलोमन द्वीप में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, वहाँ जनरल इलेक्शन हुआ, उसके चलते वो चर्चा में था। और किस लिए था कि वहाँ चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, चाइना ने उस कंट्री के साथ कुछ सीक्रेट डील किए हैं। तो इसके बारे में वहाँ था कि अब वहाँ जो जीतेंगे प्रेसिडेंट वो क्या चाइना के तरफ जाएंगे, चाइना का क्या रोल रहेगा। इस कारण से वो दुनिया में काफ़ी चर्चा में था ये इलेक्शन। जैसे मालदीव का था ना अभी, मुइज्जू जो वहाँ का प्रेसिडेंट हैं, उसी तरह सोलोमन आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये किस महाद्वीप में स्थित है सोलोमन आइलैंड? एशिया, यूरोप, ओसेनिया या अफ्रीका? तो ये ओसेनिया में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ओसेनिया कहाँ है? ओसेनिया का मेजर जो द्वीप सब कंट्री है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसके मेजर द्वीप हैं। ये सोलोमन आइलैंड जो है ना, ये इसमें 6 मेजर आइलैंड्स है, 900 करीब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और इसका कैपिटल टाउन जो है उसका नाम है होनियारा, HONIARA, होनियारा। और दूसरे जो अदर इम्पॉर्टेंट नेशंस है ओसेनिया द्वीप के, जैसे वानुआतू हुआ, पापुआ न्यू गिनी है, समोआ है, फिजी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो है ही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओसेनिया। हु अर्न द राइट टू चैलेंज चाइनाज डिंग लिरेन फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल इन 2024?
अभी 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होगा टाइटल, उसमें अभी प्रेजेंट जो वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लीरेन, उनका मुकाबला करने के लिए कौन जाएंगे, किन्होंने वो चैंपियनशिप जीती है, जिसको कि कहा जाता है कि वो जो जीत कर जाते हैं वही उसमें फाइनली फिर खेलते हैं। तो विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पारोव या डी गुकेश। तो ये डी गुकेश हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जैसा हम लोग जानते हैं, जैसा शुरू में हमने कहा कि चाइना के डिंग लीरेन जो है ना वो प्रेजेंट वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनको टक्कर देने के लिए हर साल चेस का ये नियम है कि वो टक्कर देने के लिए जब भी चैंपियनशिप होता है तो उसमें कैंडिडेट्स चैंपियनशिप कहा जाता है, फीडे कैंडिडेट्स चैंपियनशिप। तो वो 2024 में अभी हाल ही में कनाडा के टोरंटो में हुआ, तो वहाँ जो विजयी हुए वो डी लीरेन से भी रहेंगे। तो वो विजयी हुए हैं भारत के डी गुकेश, और ये इसलिए काफ़ी चर्चा में है कि आज तक के यंगेस्ट ये चैलेंजर बनेंगे। मात्र 17 साल की उम्र है इनकी, और इसके पहले जो सबसे कम उम्र के थे उनका नाम था गैरी कास्पारोव, जो कि 22 साल की उम्र में चैलेंज करने वाले बने थे। इसीलिए काफ़ी चर्चा में है डी गुकेश कि मात्र 17 साल की उम्र में इनकी इतनी मैच्योरिटी है, इतना कैलकुलेटिव गेम ये खेलते हैं कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतने के कगार पर पहुंच रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गेपांग गाथ ग्लेशियल लेक रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गेपांग गाथ ग्लेशियल लेक है, अभी हाल में न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, वो आ रहा था और अभी भी आ रहा है। तो वो भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में पिक्यूलियरिटी क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है कि इसरो ने सैटेलाइट इमेज पिछले 40 साल का लेकर जो स्टडी किया उसमें है कि गेपांग गाथ ग्लेशियल लेक जो है वो पिछले 40 साल में 178%, माने समझिए करीब करीब दुगना बढ़ गया है वो आकार में। वो अब लगेगा कि आकार में बढ़ गया तो इसमें दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये ग्लेशियल लेक है। इसका बढ़ने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहा है, और वो जब ऊपर में पहाड़ पर ये पिघल रहा है तो उसका जो वाटर मास जो बढ़ जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो बहकर नीचे आएगा और बहुत वेग से नीचे आएगा। तो उसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन होने की उम्मीद है। हो सकता है कि शिमला लेह जो हाईवे है वो सबको भी अफेक्ट करे। तो ये एक चिंता की बात है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का जो पिटफॉल्स है ये सब दिखाई पड़ रहा है अभी। तो गेपांग गाथ ग्लेशियल लेक इसीलिए न्यूज़ में अभी है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लीफ लिटर फ्रॉग रिसेंटली इन न्यूज़ इज प्राइमरली फाउंड इन विच फॉरेस्ट। लीफ लिटर फ्रॉग अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस फॉरेस्ट में पाया जाता है? ब्राज़ीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस या हिमालयन फॉरेस्ट? तो ये ब्राज़ीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है लीफ लिटिल फ्रॉग। इसकी खासियत क्या है कि ये अभी तक वो फ्रॉग तो है बहुत दिन से, लेकिन इसकी एक खासियत है जिसके बारे में अभी हाल में पता चला है, वह है कि वो अपना एक अल्ट्रासोनिक साउंड इतना तेज निकालता है जो कि ह्यूमन ईयर भी उसको पकड़ नहीं सकता है। मनुष्य के कान उसको पकड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए आज तक इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन बहुत हाई अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है वो। क्यों निकालता है? तो अपने को प्रीडेटर से बचाने के लिए। तो ये अभी खोज इसके बारे में हुई है। ये ब्राज़ीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट, ब्राज़ील का जो अटलांटिक एरिया है वहाँ पर ये जो रेन फॉरेस्ट है उसमें ये मिलता है, काफ़ी बहुतायत से मिलता है। लेकिन इसका ये जो पिक्यूलियरिटी है इसके बारे में अभी हाल ही में पता चला, और बहुत छोटे छोटे साइज़ का होता है। ये बहुत बड़ा साइज भी होगा तो 60 mm साइज का होगा। इट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर। दीज आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। ये इसकी पिक्यूलियरिटी है। ऑप्शन ए। लक्ष्मण तीर्थ रिवर इन द न्यूज रिसेंटली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? लक्ष्मण तीर्थ नदी अभी हाल में न्यूज़ में थी, किस नदी की सहायक नदी है ये, ट्रिब्यूटरी है ये? गंगा, यमुना, झेलम या कावेरी? आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस नदी का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये कावेरी नदी जो साउथ में बहती है उसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है ये। और ये न्यूज़ में किस लिए है
कि ये सूख गई है, अभी गर्मी और ड्रॉट के चलते पूरी की पूरी सूख गई है ये नदी, एक बूंद पानी नहीं बचा है इसमें। ये कावेरी में जाकर मिलती थी, और कावेरी की उत्पत्ति कहाँ होती है? ताल कावेरी में, और जाकर ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में है कि अब ग्लोबल वार्मिंग का ये सब इम्पैक्ट हो रहा है। साउथ इंडिया में इतना सूखा पड़ा है कि वहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ सूख रही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।